मित्रों, मैं आज आप लोगों को नोवोपे आरबीएल का फॉर्म भरने के लिए बताने के लिए आया हूं। जब आप मेरे डाउनलोड लिंक पे जाते हैं और अपने नोवोपे आरबीएल का प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं तो उसमें आप अपना मेल आईडी मेंशन करते हैं। उसके बाद आपको एक मेल भेजा जाता है। उस मेल पे 7 पेज का नोवोपे आरबीएल का फॉर्म होता है। जैसा कि मैंने उस मेल में भी विस्तृत रूप से समझाया है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और किस तरह से उसकी पूरी विधि है, लेकिन मैं अभी आपको विस्तृत रूप से बताता हूं कि किस तरह से बारी बारी करके आपको वो फॉर्म भरना है, जिससे कि आप कहीं कोई गलती ना करें और आपको और वो फॉर्म आसानी से उसको मैं उसको जब अपलोड करूं तो उसमें किसी तरह के रिजेक्शंस को हम लोग को फेस ना करना पड़े। मैं आपको मेल पे 7 पेज का फॉर्म भेजा जाता है जिसको आपको कलर प्रिंट लेना है और उसके बाद कलर प्रिंट लेना है, ध्यानपूर्वक ब्लैक एंड व्हाइट नहीं लेना है, जिससे कि हम लोग जो फॉर्म भरे वो लगे वो फोटोस्टेट कॉपी की तरह ना लगे, वो एक ओरिजिनल फॉर्मेट की तरह लगे। सबसे पहला पेज होता है लेटर ऑफ इंटेंट। इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं लेटर ऑफ इंटेंट में आप ये पहला पेज है, यहां पे लिखा रहता है टू के नीचे आपको अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद नीचे में आपके पास स्पेस रहता है जहां पे आप अपना एड्रेस लिखते हैं, जहां पे आपकी शॉप है उसका एक एड्रेस लिखते हैं। उसमें अपना जगह का नाम देंगे, डिस्ट्रिक्ट देंगे, सब डिस्ट्रिक्ट देंगे, डिस्ट्रिक्ट देंगे और स्टेट का नाम देंगे। ठीक है, फिर यहां पे लिखेंगे डियर में अपना नाम मेंशन करेंगे, डियर सोनू कुमार, जैसे जो भी आपका नाम है वो नाम मेंशन करेंगे। यहां पे ऊपर में अपना डेट भरेंगे जिस डेट में आप भर रहे हैं। ये पहला फॉर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आप लेटर ऑफ इंटेंट का सेकंड पेज होता है। आप इस डॉक्यूमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ भी लें भरने से पहले, जिससे कहीं किसी तरह की परेशानी ना हो आपको। और यहां पे इस सेगमेंट में रीड एंड असेस टू द अबव फॉर द ऑथराइज रिटेलर, यहां पे ये जगह ऑथराइज रिटेलर के नीचे जगह बनी रहती है, वहां पर आपको साइन कर देना है। और अगर आपका स्टैंप है तो आप इसमें स्टैंप भी लगा देंगे। ध्यानपूर्वक देख लें, इसमें आपको इस जगह पे साइन करना है, यहाँ पे अपना और आप ये ध्यान दें कि जो आपका सिग्नेचर होगा वो आपके पैन कार्ड में जो आपका सिग्नेचर है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि उनके बैंक अकाउंट का सिग्नेचर उनके पैन कार्ड के सिग्नेचर से कई लोगों का नहीं मैच करता है। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, आपको पैन कार्ड का सिग्नेचर यहां पे मेंशन करना है, ना कि आप अपने बैंक में जो आप साइन करते हैं वो मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस फॉर कस्टमर सर्विस पॉइंट, ये फॉर्म आता है, पेज नंबर 3 है। इसमें आपको पहला कॉलम है नेम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। तो नेम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट में अगर आपका करंट अकाउंट खुला हुआ है और आपका फर्म रजिस्टर्ड है, उसके नाम पे कोई लीगल प्रूफ है, तो आप उसमें अपना फर्म का डिटेल डालेंगे, फर्म का नाम लिखेंगे। लेकिन अगर उस कंडीशन में सपोज आपके पास अभी करंट अकाउंट नहीं है और आपको करंट अकाउंट खोलना है और किसी भी तरह का लीगल प्रूफ आपके पास नहीं है आपके फर्म का, तो उस कंडीशन में आप वहां पे अपना ही नाम मेंशन करेंगे। जो भी आपका नाम है वो नाम आप मेंशन करेंगे। आप वहां पे अपना ही नाम मेंशन करेंगे। ध्यानपूर्वक देख लें इसको। पहला कॉलम है आपका नेम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, उसके बाद सेकंड कॉलम आता है नेम ऑफ द सीएसपी एजेंट, वहां पे भी आपका अपना नाम आएगा। उसके बाद आता है कैटेगरी ऑफ द आउटलेट, आप किस तरह का व्यवसाय करते हैं। सपोज आपकी मोबाइल की दुकान है, या आप आधार सेंटर चला रहे हैं, या फिर आपका कोई जनरल स्टोर है, या आपका रेडीमेड स्टोर है, तो जो भी आपका कैटेगरी है उस कैटेगरी को यहाँ पे मेंशन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक अपने जो आपका एड्रेस है शॉप का, वो आप शॉप एड्रेस भरेंगे। नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, तो उसमें आप एड्रेस भर देंगे, यहाँ पे पिन कोड मेंशन करेंगे, यहाँ पे स्टेट का नाम करेंगे और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। अच्छा, मोबाइल नंबर ध्यानपूर्वक इसमें भरें। और एक चीज ध्यान रखें कि जो भी आप मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो आपका कॉमनली यूज नंबर नहीं हो, क्योंकि अक्सर जब आप क्योंकि ये नंबर आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा जिसपे सारे आपके ट्रांजेक्शन होंगे। और ये नंबर आपको ध्यान देना है कि ये नंबर आपका सिम में
लगा होना चाहिए। जो एंड्रॉयड फोन आप यूज करेंगे उस एंड्रॉयड फोन में ये नंबर, ये सिम लगा रहना चाहिए, क्योंकि वो जब रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, आप उसका जब हम जो डाउनलोड लिंक आपके पास जाएगा उसको आप जब डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे और जब उसको आप लॉगिन करेंगे तो आपका तब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा जब तक ये सिम उसमें लगा नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिम डिटेक्शन किया जाता है, उसके बाद ही फिर आगे प्रोसीड किया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे एक कॉलम लिखा हुआ है कि आपके पास सर्टिफिकेट है, तो उसमें आप नो में टिक कर देंगे, रीजन दे देंगे वहां पे कि क्योंकि बिहार में अगर आप बिहार में हैं तो आप लिख देंगे वहां पे कि बिहार में शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है छोटे व्यवसाय के लिए। इन बिहार शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल बिजनेस। अगर आप झारखंड में भी हैं तो ये चीज लिख सकते हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल में भी हैं तो ये चीजों को लिख सकते हैं, यूपी में भी हैं तो इस चीज को लिख सकते हैं कि इन यूपी शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल बिजनेस। उसके बाद फिर आप यहाँ पे नीचे में साइन कर देते हैं अपना, अगर आपके पास स्टैंप है तो स्टैंप भी कर देंगे ध्यानपूर्वक। उसके बाद आपके पास आपका फॉर्म आता है, आपके पास आता है, आप ये फॉर्म है आपका कस्टमर सर्विस पॉइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कस्टमर सर्विस पॉइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप ध्यानपूर्वक देख लें इसको, इस फॉर्म को। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका अपना फोटोग्राफ पेस्ट करना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। उसके बाद आपका कॉलम है नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जो आदमी अप्लाई कर रहा है, ठीक है, और आपका नाम हूबहू आपके जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में दिया हुआ है वही नाम आपका होना चाहिए, उसमें किसी तरह के आपकी जो स्पेलिंग है उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं आना चाहिए। अच्छा, फिर नेम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, नेम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट में आप जो भरेंगे उसमें आप अपना ही नाम लिख देंगे, नेम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट में भी आप अपना ही नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट में भी। ध्यानपूर्वक देख लें इसको। उसके बाद आउटलेट एड्रेस जो है वो आपका, जो आपने थर्ड पेज का में जो आपने दुकान का एड्रेस भरा था वो और ये एड्रेस दोनों सेम होना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट एड्रेस। और ध्यानपूर्वक देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपके पैन कार्ड में जो आपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया है वही होना चाहिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो होगा आप अपना क्वालिफिकेशन मेंशन कर देंगे, और आपका ये जो आउटलेट एड्रेस है वो आपके एस्टैब्लिशमेंट एड्रेस का थर्ड पेज का एस्टैब्लिशमेंट एड्रेस और ये दोनों एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अच्छा, रेजिडेंशियल एड्रेस आपका एग्जैक्टली आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस आधार कार्ड के एड्रेस के अनुसार से होना चाहिए। आपका आउटलेट एड्रेस और एस्टैब्लिशमेंट एड्रेस अलग अलग हो सकता है। आउटलेट एड्रेस आपका दुकान का एड्रेस है, इसका कोई प्रूफ इसकी कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आप रेजिडेंशियल प्रूफ देंगे, रेजिडेंशियल एड्रेस देंगे, वो एग्जैक्टली आपका आधार कार्ड के एड्रेस के अनुसार से होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर सन ऑफ है तो सन ऑफ देके आपको अपना एड्रेस देना है, जो उसमें लिखा हुआ है आधार कार्ड में वही चीज आपको मेंशन करना है, इसमें कोई भी बदलाव आप आधार कार्ड के एड्रेस से नहीं करेंगे। फिर उसके बाद इसका सेकंड पेज है जिसमें कि आपको सबसे पहले मेंशन करना है आपका बिजनेस डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, वही मैंने जो आपने अभी थर्ड पेज में भरा था कि आप किस तरह का व्यवसाय करते हैं। आप मोबाइल स्टोर चला रहे हैं, आपकी फोटो स्टेट की दुकान है, कि आपका जनरल स्टोर है, या आप कोई बैंकिंग सर्विसेज चला रहे हैं, या आधार सेंटर चला रहे हैं, तो जो भी आप मेंशन कर रहे हैं वहां पे आप ये कर देंगे। यहाँ पे अपना पैन कार्ड मेंशन करेंगे, अगर आपकी दुकान है तो आपकी दुकान में कितने लोग हैं उसको मेंशन करेंगे, एक दो जो भी होंगे। और आप उसके बाद फिर जो भी आपकी नजदीकी बैंक है, मान लीजिए जो भी बैंक है, वहां कोई जरूरी नहीं है कि आपका उसमें अकाउंट है, लेकिन जो भी आपका बैंक है वो आप मेंशन करेंगे और उसमें उसका लोकेशन देंगे, उस बैंक का, वो बैंक कौन से लोकेशन में है और उसका टाइमिंग क्या है, 10 AM to 4 PM आप मेंशन करेंगे। जनरली जो बैंक्स होते हैं संडे के दिन ऑफ होते हैं, आप यहाँ पे संडे मेंशन कर देंगे। नीचे फिर दोबारा पैन नंबर अपना मेंशन करेंगे, यहाँ पे ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, इसमें ये करेंगे। और ये ध्यानपूर्वक भरें इस चीज को, इसमें आपको अपना बैंक डिटेल्स भरना है, क्योंकि इसी बैंक में आपके पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा। तो जो भी आपकी नजदीकी बैंक शाखा है जहां पे आप लेन देन कर सकते हैं और आपको पैसे आसानी से मिल जाएंगे वहां से, उसी बैंक का आप डिटेल्स भरें। और फिर आगे जाके वहां पे आपको करंट अकाउंट भी खोलना है, तो वो आपका सुविधाजनक तरीके से उस बैंक से आप व्यवसाय कर पाए, ये चीज ध्यान देते हुए आप अपना बैंक का डिटेल्स भरेंगे। और जो यहाँ पे डिटेल्स आप भरेंगे उसी का आपको प्रूफ भी देना है, कैंसिल चेक, जो आप कैंसिल चेक देंगे। और आप ध्यान दें कि इसमें जो आपका नाम होना चाहिए वो आपके प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में से मैच करना चाहिए। कई बार हम लोगों ने नोटिस किया है कि जो बैंक में आपका नाम होता है उसमें स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स होती है, या वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। जैसे सपोज अगर हम लोग संजीव लिख रहे हैं तो SANJEEV,
और बैंक में लिखा हुआ है SANJIV, तो ये एक मेजर मिस्टेक है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका एग्जैक्टली आपका प्रूफ आइडेंटिटी में जो नाम लिखा हुआ है वही नाम आपका इसमें मेंशन होना चाहिए बैंक में। अगर नाम में डिफरेंस है कुछ तो आप उसको सुधरवा लें और अपना उस हिसाब से अपना प्रूफ दें। यहाँ पे दोबारा फिर अपना नाम लिख लेंगे, नाम लिखने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और सिग्नेचर करने के बाद फिर नीचे फिर दोबारा नाम लिख लेंगे और डेट में जो एग्जैक्टली जो डेट होगा वो डेट डाल देंगे। उसके बाद आपका ये प्रोग्रेस रिपोर्ट आता है। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट एग्जैक्टली आपको इस तरह का है। इसको मान लीजिए आपको हम लोग को भरना होता है, लेकिन आप इसमें केवल अपने डिटेल्स को भर दें। डिटेल्स में जैसे आपका रिटेलर फर्म नेम होगा, अगर आपका फर्म है, अगर जिसके पास सारा आपका प्रूफ है, नहीं तो आपने जो नाम लिखा है वो आपका अपना ही नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस के बाद फिर यहाँ पे आपका किस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं, वो व्यवसाय आपका जनरल स्टोर है, मोबाइल स्टोर है, कोई मेडिसिन स्टोर है, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, या रेडीमेड स्टोर है, आप इसमें मेंशन कर देंगे जो आपने पहले मेंशन किया है। आपने थर्ड पेज पे मेंशन किया है और फिफ्थ पेज में मेंशन किया है, और फिर आप अपना दोबारा अपना नाम मेंशन कर देंगे। यहाँ पे इंडिविजुअल लिख देंगे अगर इंडिविजुअल के नाम पे है, ठीक है, इंडिविजुअल मेंशन कर देंगे। इसमें आप अपने शॉप का साइज लिख देंगे, जैसे 100 स्क्वायर फीट का है, 150 स्क्वायर फीट का है कि 200 स्क्वायर फीट का है, वो लिख देंगे। यहाँ पे आपका डेली सेल्स क्या है वो आप मेंशन कर देंगे, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी होगा वो आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे आधार अवेलेबिलिटी आप यस कर देंगे। यहाँ पे अगर आपका शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस नहीं है आपको तो यहाँ पे नो लिखेंगे, यहाँ पे फिर से यस लिख देंगे। नो पे रिटेलर फर्म स्ट्रक्चर प्लान, तो यहाँ पे आप उसको यस कर देंगे। और उसके बाद नीचे में यहाँ पे इस पोर्शन में आप अपना साइन कर देंगे। अगर मोहर है तो मोहर भी मार देंगे। ध्यानपूर्वक इसमें निश्चित साइन करना जरूरी है, ये छूटे ना। और उसके बाद लास्ट और फाइनल पेज है आपका जो कि एफिडेविट है। आप इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे साइन करने से पहले। और आप इसमें यहाँ पे आप इन लोकेशन ऑफ अपना शॉर्ट एड्रेस लिख देंगे। यहाँ पे आप अपना जो शॉप का एड्रेस है वो एड्रेस मेंशन कर देंगे इस जगह पे। ध्यानपूर्वक आप इसको भर देंगे और फिर आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर करते हैं। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे नीचे में अपना नाम लिखते हैं। नाम लिखने के बाद यहाँ पे डेट डाल देते हैं और यहाँ पे प्लेस में आप पटना ही मेंशन करेंगे और इस प्लेस में पटना मेंशन कर देंगे। और फिर यहाँ पे फिर शॉर्ट एड्रेस आप अपना मेंशन कर देंगे किस जगह के लिए आपको दिया जा रहा है। एप्लीकेंट इंटरव्यू फॉर द पर्पस ऑफ अप्रूविंग द एप्लीकेंट टू एक्ट एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ऑन, तो जिस एड्रेस पे आप अपनी दुकान रख रहे हैं उस दुकान का शॉर्ट एड्रेस आप मेंशन कर देंगे। और ये पेज हो गया। तो आप सबसे पहले आपने आपको जो मेल मिला उसमें 7 पेज का फॉर्म होता है, उसका आप कलर प्रिंट लेते हैं। कलर प्रिंट लेने के बाद उसको ध्यानपूर्वक भरते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखें, जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो उसको कैपिटल लेटर में भरेंगे, साफ सुथरे शब्दों में भरेंगे। कहीं किसी तरह की ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं किसी तरह का कटिंग नहीं होना चाहिए, किसी तरह के व्हाइटनर का यूज नहीं होना चाहिए। ये ध्यानपूर्वक ध्यान देंगे। और आप जब उसके बाद आप जब साफ सुथरे शब्दों में भरने के बाद, और एक चीज ध्यान रखें, जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो हमेशा आपके पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो एग्जैक्टली सेम होगा। आपका पैन कार्ड का जो डेट ऑफ बर्थ है वही आप इसमें मेंशन करेंगे। जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आपके आधार कार्ड के एड्रेस के हिसाब से होगा। और पेज 3 में जो एस्टैब्लिशमेंट एड्रेस है और पेज 4 में जो आउटलेट एड्रेस है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, जो दुकान का एड्रेस है। जो पेज 3 में जो हम लोग कर रहे हैं, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि पेज 3 जो है आपका, जैसे आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। पेज 3 जो है आपका, पेज 3 का जो एड्रेस कॉलम है ये आप देख रहे हैं। पेज 3 हमारा है सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस फॉर कस्टमर सर्विस पॉइंट। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट एड्रेस है और हमारा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का जो आउटलेट एड्रेस है, ये हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों का ये आउटलेट एड्रेस है, इसका आउटलेट एड्रेस और इसका आपका हमारा एस्टैब्लिशमेंट एड्रेस, ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ये दोनों में किसी तरह का अंतर नहीं आना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। दूसरी बात, आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है आपका कस्टमर सर्विस पॉइंट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, वो एग्जैक्टली आपके आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आधार कार्ड में जनरली लोग क्या करते हैं, पोस्टल एड्रेस मेंशन कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जब आप प्रूफ ऑफ एड्रेस दे रहे हैं तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में किसी तरह की विभिन्नता नहीं आनी चाहिए। आप इन चीजों का ध्यान देके, उसके बाद आपको उसमें एक वीडियो भी दिया रहता है कि आप किस तरह से अपने आपको आधार कार्ड देना है, अपना पैन कार्ड देना है और एक कैंसिल चेक देना है।
तो उसमें एक विधि बताई गई है कि आप सबसे पहले एक प्लेन पेपर रखेंगे, आप प्लेन पेपर के बीच में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पेपर रखेंगे और वहां पे साइन कर देंगे अपना, और साइन करने के बाद उसके ऊपर ठीक ऊपर पहले आधार कार्ड का फ्रंट पेज रखेंगे और मोबाइल को आप इस तरह से होल्ड करके, मान लीजिए मोबाइल आपके पास ऐसे है तो इस तरह से नहीं, आप इसको इस तरह से होल्ड करके, मोबाइल को इस तरह से होल्ड करके आप उसका फोटो लेंगे, ऐसे करके फोटो लेंगे जिससे कि आपका पिक्चर जो है, और थोड़ा क्लोज लुक लेके करेंगे जिससे कि पिक्चर थोड़ी बड़ा साइज को और क्लियर पता चले। और पहला स्नैप आपने ले लिया आधार का फ्रंट पेज, और ठीक सिग्नेचर के ऊपर रखेंगे, ऐसा नहीं कि सिग्नेचर यहाँ पे और उसके मतलब उसमें काफी गैप देने के बाद आप रख रहे हैं, नहीं, बिल्कुल सटा हुआ रखेंगे जिससे कि पिक्चर आपका बड़ा लुक में आए, क्लोजर लुक में आए। तो पहला आपने उसका फ्रंट साइड में आधार कार्ड का खींचा, फिर उसका अपने बैक साइड कर दिया आधार का, और उसका फिर एक स्नैप लिया। उसके बाद फिर आपने उसी सिग्नेचर के ऊपर मान लीजिए अपना पैन कार्ड रखा, फिर उसका भी एक फोटो ले लिया, 3 आपका अटैचमेंट हो गया। और उसके बाद फिर आप अपना एक चेक लेंगे, आपका जो कैंसिल चेक में ध्यान दें कि जब भी आप उसका फोटो लेंगे तो उसमें अकाउंट नंबर आप देख लें, इंश्योर कर लें कि उसमें अकाउंट नंबर मेंशन किया हुआ हो, और उसमें IFSC कोड उस चेक में रहना चाहिए, और प्लस आपका नाम भी रहना चाहिए। अगर नाम नहीं भी है तो आप वहां पे नाम लिख के अपना सिग्नेचर कर दें जिससे कि पता चले कि ये आप ही का चेक है, ठीक है। और उसका भी आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख के पूरा क्लोज लुक में फोटोग्राफ लेंगे अपने चेक का। और उसके बाद आपको एक अपने दुकान में बैठ के आपका एक फोटोग्राफ होना चाहिए और क्लोज लुक में आना चाहिए जिससे आपका चेहरा साफ पता चल सके और आपकी दुकान नजर आ सके कि आप किस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं, वो दुकान आपकी नजर आनी चाहिए। तो अपने एक दुकान में दुकान का फोटोग्राफ लेंगे, और वो सारा चीज आप चाहें तो आप इसको इन सारी चीजों को एक मेल पे आप जो 7 पेज का फॉर्म हो गया, 1 पेज का आपका आधार कार्ड का फ्रंट पेज हो गया 8, फिर उसके बाद आधार का बैक साइड हो गया 9, और उसके बाद फिर पैन कार्ड हो गया 10, और उसके बाद फिर आपका कैंसिल चेक हो गया 11, एंड फिर आपका शॉप में बैठा हुआ आपका एक फोटोग्राफ होगा। टोटल 12 अटैचमेंट आपको मुझको आपसे चाहिए। उसके जब आप ये मेरे को भेजते हैं, अच्छा आप एक चीज ध्यान दें, जब ये सारा चीजों को जो आप कलर्ड आप भेज रहे हैं मुझे, तो ये कलर्ड स्कैन मेरे पास चाहिए एग्जैक्टली जैसे आपने भरा है, जो आपका सिग्नेचर है, सपोज आपने ब्लू पेन से किया है तो मुझे वो ब्लू नजर आना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो ब्लैक हो जाए। जनरली लोग क्या करते हैं अपने मोबाइल से ही उसको कैम स्कैन से कर देते हैं, नहीं, ये गलती नहीं करनी है आपको। आप बाकायदा अपने किसी बगल में साइबर कैफे में, या अगर आपके ऑफिस में अगर स्कैनर है तो उस स्कैन से उसको अच्छी तरह से स्कैन करेंगे, कलर्ड स्कैन होना चाहिए और हाई रेजोल्यूशन में कीजिएगा, जिससे कि जब मैं भी उसका कलर प्रिंट निकालूंगा तो मुझे जब प्रिंट निकले वो साफ सुथरा प्रिंट निकले। और ध्यान दें स्कैन अच्छा होना चाहिए, किसी तरह से बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं आना चाहिए, साफ सुथरा स्कैन करेंगे आप, क्योंकि आप जब हम उसका प्रिंट ले तो उसमें हमको पीछे से बैकग्राउंड आएगा तो जनरली क्या होता है फिर वो अच्छा उसका नहीं आता है, पिक्चर काफी ब्लर हो जाता है या फिर ब्लैक आ जाता है। तो साफ सुथरा स्कैन होना चाहिए आप मेरे को, और उसको उसमें 7 पेज का फॉर्म होना चाहिए, 1 पेज आधार का फ्रंट, आधार का बैक साइड, एक पैन कार्ड, एक आपका कैंसिल चेक। अगर कैंसिल चेक नहीं है तो आप अपने बैंक पासबुक का आप मेरे को स्कैन करके भेजेंगे, लेकिन बैंक पासबुक में ध्यान दें कि उसमें अकाउंट नंबर मेंशन किया हुआ है, IFSC कोड मेंशन किया हुआ है, और आपका नाम जो है एग्जैक्टली आपके पैन कार्ड आपका आइडेंटिटी के नेम के हिसाब से उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नेम उसमें मेंशन किया हुआ है। और आप वो मुझको स्कैन करके क्लियर कट अच्छा क्लियर इमेज आना चाहिए, क्लियर स्कैन कॉपी होनी चाहिए आपकी बैंक पासबुक की, आप मुझे भेज देते हैं। आप मुझे जो मेल आईडी से मैं आपको फॉर्म भेजता हूँ उसी मेल आईडी पे आप मुझको रिवर्ट बैक कर देते हैं। जैसे ही आप फॉर्म मुझे भेजते हैं, इस फॉर्म को हम अपलोड करते हैं और सारे आप जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए उसके बाद और उसको हम अपलोड करते हैं। अपलोड करने के साथ ही आपके पास एक डाउनलोड लिंक जाता है आपके मोबाइल पे, आपके जो भी आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपना दिया है उसमें आपके पास एक डाउनलोड लिंक जाता है। उस डाउनलोड लिंक को आप अपने जो सेट में आप ध्यान दें, ये काम करने के लिए आपके पास एक एंड्रॉयड फोन होना चाहिए, OTG सपोर्टेड मोबाइल होना चाहिए। जनरली हम लोगों का जो हमारा जो ये ऐप है नोवो पे RBL का, ये Vivo, Redmi Note 3 या Note 4 में बहुत अच्छे काम करते हैं, या इस तरह के डिवाइस में काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और इसमें आप सैमसंग का डिवाइस J2 नहीं काम करता है, ये ध्यान दें इस चीज़ पे। तो आप या आप इसके अलावा आपका LYF का भी सेट काफ़ी अच्छा काम करता है। तो OTG सपोर्टेड डिवाइस होना चाहिए। ओप्पो का फ़ोन इसमें नहीं काम करता, ओप्पो नहीं अच्छा काम करता है।
तो आप लोग ओप्पो का फ़ोन ना लें इस काम को करने के लिए, ये ध्यानपूर्वक रखें। ओप्पो का फ़ोन इसमें अच्छा काम नहीं करता है, ठीक है। या आप नॉर्मली रेडमी नोट 3 या नोट 4 का डिवाइस काफ़ी अच्छा काम करता है, वीवो काफ़ी अच्छा काम करता है इसमें, या और भी कई ऐसे डिवाइस है जो ये अच्छा काम करते हैं। उसके बाद उसमें आप उसको डाउनलोड कर देते हैं, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद आप सारा अपना मोबाइल नंबर भरते हैं, उसमें लॉगिन कर देते हैं। आपके पास जो एमपिन आता है वो एमपिन करके आप उसकी सारी चीज़ों को देख लेते हैं, सारे फीचर्स को देख लेते हैं। और जब आप संतुष्ट हो जाते हैं सारी चीज़ों से, आपको अच्छी चीज़ लगती है कि नहीं ये अच्छी चीज़ है, इससे मैं आगे अच्छा व्यवसाय कर सकता हूँ और इसके माध्यम से मैं अपने जीवन यापन कर सकता हूँ, आपको अच्छा लगता है, तो उस कंडीशन में उसके बाद फिर आपको हमारे अकाउंट में पैसे डालने होते हैं। जैसे ही आप हमारे अकाउंट में पैसे डालते हैं तो उसके बाद आपको तुरंत आपको एक्टिवेट कर दिया जाता है, ऑनबोर्ड कर दिया जाता है। उसका ऑनबोर्डिंग फीस जो होता है वो 1500 रुपीज़ का वो पे कर दिया जाता है, जिसका मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको मिल जाता है। और आपका अगर आप कहीं बाहर में हैं तो आपका जो डिवाइस है वो आपको कुरियर कर दिया जाता है, जो कि आपको मैक्सिमम थर्ड डे में आपको आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो आपको उस पर डिलीवर कर दिया जाता है। या आप अगर कहीं किसी मेन लोकेशन से दूर में रह रहे हैं तो आपको जो भी हमारा डीटीडीसी का कुरियर हम लोग यूज करते हैं भेजने के लिए, तो आप अपने डीटीडीसी के ऑफिस में, नजदीकी ब्रांच ऑफिस में जाके वहां से आप अपना कुरियर कलेक्ट कर सकते हैं। और ये सारा पूरी प्रक्रिया में लगभग 4 से 5 दिन लगते हैं। और 5 दिन के अंदर अंदर अगर आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन सही हैं तो आप 5 दिन के अंदर आपकी वर्किंग चालू हो जाती है, आप उसके बाद अपना व्यवसाय को कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जो भी व्यक्ति हम लोग के साथ जुड़ते हैं या मुझे इस चीज के लिए आवेदन देते हैं, वो एक सीरियस प्लेयर होने चाहिए। उनको इस व्यवसाय को अपने सीरियसली करने के उद्देश्य से वो इस फॉर्म को भरें। अगर उनका किसी भी तरह का वो कैजुअली अगर उस चीज को करना चाहते हैं तो मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि उस तरह के व्यक्ति हम लोगों के साथ न जुड़े, क्योंकि ये एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन, आप बैंकिंग सेवाएं लोगों को देने जा रहे हैं। आप बैंकिंग सेवाएं देने के लिए आपको बहुत एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। आपको डेली बेसिस में आपका काम चालू होना चाहिए। अगर बैंक 10 बजे खुलती है तो आपको 7 बजे से अपना काम चालू करना चाहिए, जिससे कि लोग बैंक को छोड़ के फिर आपकी ओर आए। अगर आप अपने व्यवसाय को अगर बैंक खुलता है 10 बजे, आप खोलते हैं 12 बजे, और आप कभी खोलते हैं कभी नहीं खोलते हैं, आप अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान पे हमेशा उपलब्ध नहीं रहते हैं, तो कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे। अक्सर आपको अपने प्रतिष्ठान में चाहे कोई आए या ना आए, दिन भर में बैठना होगा और कोशिश करना होगा कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करें, और फिर लोगों को बताना होगा, जो भी आपके इलाके के मुखिया हैं उनके संपर्क में आए, उनसे बताएं कि भाई आप जो आपके इलाके में जो मजदूर है, जो अपने नरेगा का पेमेंट लेने के लिए वो दूर बैंक पे जाते हैं और उन्हें पूरा समय वेस्ट करना पड़ता है। एक मजदूर जब बैंक में जाता है तो उसकी एक दिन की मजदूरी जाती है, उसका 300 रुपया उसका दिन का मजदूरी जाता है। तो वो आप उसके गांव पे ही जाके ये सेवाएं दे सकते हैं। और जितने पेंशनर हैं, जो बूढ़े हैं, जो काफ़ी वृद्ध हैं, वो बैंक में जाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं जो नहीं जा पाती हैं, या और भी विकलांग हैं, जो नहीं लोग दिव्यांग हैं जो नहीं जा पाते हैं, तो आप उनको गांव पे ही जाके ये सेवाएं दे सकते हैं। और लोगों को इस चीज़ के लिए आप अपने पूरे इलाके में इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। एक पंचायत में लगभग 300 नरेगा लेबर्स होते हैं, 800 पेंशनर्स होते हैं, 200 इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी हैं। इसके अलावा और भी कई सरकारी मद के पैसे जो हैं बैंक अकाउंट में लोगों के आ रहे हैं, जिसकी जानकारी आप जाके ब्लॉक से कलेक्ट कर सकते हैं और ये सेवाएं लोगों को प्रचारित कर सकते हैं। और आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने विड्रॉवल और डिपॉजिट्स को मैच करें, जिससे आपकी निर्भरता आपके बैंक में कम रहे। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो गांव के बैंक्स होते हैं वो आपको प्रॉपर्ली फीड नहीं कर पाते हैं, पैसे प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं करा पाते हैं, जिससे आपको दिक्कत होती है काम करने में। और आप अक्सर हमेशा ये कोशिश करें कि पैसे आपके पास डेली नेक्स्ट डे के ट्रांजेक्शंस के रात में खड़े हो जाए, जिससे कि आपको, क्योंकि आप अगर बैंक पे डिपेंडेंट है तो बैंक 10 बजे खुलेगा, फिर बैंक से आप पैसे निकाल के अगर व्यवसाय करेंगे तो उस कंडीशन में आप अपना मजबूती अपने उस बाजार में नहीं बना पाएंगे। और वही अगर आप क्या करें, सपोज आपने 1 लाख रुपए का विड्रॉवल किया है, तो आप उस इलाके की पहले आप कोशिश करें कि आप उस चीज को मनी ट्रांसफर के माध्यम से कैश खड़ा कर सकें, क्योंकि ये पूरा जो व्यवसाय है
वो फिजिकल मनी को डिजिटल मनी में कन्वर्ट करता है। फिर डिजिटल मनी जो है वो दोबारा फिजिकल मनी में खड़ा किया जा सकता है, या तो डिपॉजिट के माध्यम से, या मनी ट्रांसफर के माध्यम से, या गाड़ी का इंश्योरेंस करके, या मोबाइल रिचार्ज, या डीटीएच रिचार्ज, इस तरह के माध्यम से करके आप कैश खड़ा कर सकते हैं। जिसमें सबसे अच्छा और सबसे सुविधाजनक मैच हम लोग प्रेरित करते हैं लोगों को मनी ट्रांसफर, क्योंकि मनी ट्रांसफर में आपको आरबीआई परमिट करता है 1.5% लेने का, जबकि उसमें हम लोग आपसे 0.25 ही काटते हैं, तो आपको 1.25% तक का की कमाई हो सकती है। अगर आपने 1 लाख रुपए का मनी ट्रांसफर हमारे माध्यम से किया तो उसमें आप 1250 रुपया कमाते हैं। 1250 रुपया आपको मिले मनी ट्रांसफर में, और उसके बाद फिर आपने जो विड्रॉल में पैसा कमाया 200 रुपया, 200-300 रुपया जो भी आप कमाएंगे, तो आपकी कुल आमदनी 1 लाख के ट्रांजेक्शन में 1500 रुपये बन सकती है, अगर आप दोनों फॉर्मेट में उसको यूज करते हैं। आप विड्रॉल भी करते हैं, फिर दोबारा विड्रॉल को फिर आपने पहला प्रॉफिट हुआ कि आपको कैश आपके पास हाथ में आ गया दोबारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करने के लिए, और दूसरा फायदा हुआ कि आपने उस ट्रांजेक्शन उसको जब आपने फिजिकल मनी में कन्वर्ट किया उसमें अपने पैसे भी कमा। इधर अगर आपके पास मनी ट्रांसफर आ गया बहुत अच्छी बात है, अगर मनी ट्रांसफर नहीं भी आता है तो आप उसको सुविधाजनक तरीके से डिपॉजिट के माध्यम से आप कोशिश करें कि आपके इलाके में 5-6-10 ऐसे व्यापारी हैं जिनके पास जाके आप उनसे 10,000 रुपये का डिपॉजिट आप डेली बेसिस पे उनसे कलेक्ट कर सकें। वो चाहे, चूंकि वो कई ऐसे व्यवसायी हैं जो कि अपना पैसा डेली का सेल्स जो है वो अपने बैंक में जमा करते हैं, और उनको किसी को चेक से पेमेंट करना पड़ता है या उसको डीडी बना के देना पड़ता है। तो अब वो पैसा किसी अपने स्टाफ को भेज के वो बैंक में जमा कराएं, उससे अच्छा वो पैसा आप उनको उनके दुकान पे जाके आप उनको ये सुविधाजनक तरीके से उनके बैंक में पैसे जमा कर देते हैं, और आपके पास कैश आ जाता है काम करने के लिए। और ये कैश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब आप बैंक पे अपनी डिपेंडेंसी को रखते हैं पैसे का व्यवसाय करने के लिए, तो बैंक आपको 10 बजे और 11 बजे खुलेगा और उनसे फिर पैसे लेके, और कभी कभी बैंक आपको ये पैसे नहीं देती है, और उस कंडीशन में फिर आपको व्यवसाय करने में दिक्कत होगी। तो आप अपनी कम से कम निर्भरता अपने बैंक पे रखें, और अपने पैसे को आप जब आप विड्रॉल देते हैं तो वो पैसा आपका विड्रॉल बैलेंस के तौर पे रहता है। अगर आपको उसको डिपॉजिट करना है या मनी ट्रांसफर करना है तो हमारा जो 9 पे 1 होता है, उस 9 पे 1 में आपके पास जाते हैं, फर्स्ट आइकन पे क्लिक करते हैं तो उसमें आपके पास एयरटेल, नोवा रिवार्ड्स, आरबीएल बैंक, और सबसे लास्ट का होता है 9 पे को खोलते हैं तो उसमें जाते हैं सेटल मर्चेंट ऑन डिमांड। सेटल मर्चेंट ऑन डिमांड में जाने के बाद आप उसमें कैश आउट करते हैं। कैश आउट करने में जो भी पैसा आपने दिया है वो पैसा वहाँ पे शो करता है, और उसमें से जितने पैसे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उसमें वर्चुअल अकाउंट में वो पैसे आप उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, और उस पैसे को फिर उसके बाद आप उसको आप डिपॉजिट के तौर पे लोगों से जितना करते हैं तो डिपॉजिट के तौर पे कैश खड़ा कर सकते हैं, या मनी ट्रांसफर करके कैश खड़ा कर सकते हैं। तो अगर ये पूरा ट्रांजेक्शन आप सही तरह से करते हैं, और मैं एक चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से बताना चाहूँगा कि भाई हम लोग 2 व्हीलर इंश्योरेंस भी देते हैं, जिसके माध्यम से भी आप कैश खड़ा कर सकते हैं, और आपको एक 2 व्हीलर इंश्योरेंस में 100 रुपये से लेकर 125 रुपये तक मिलते हैं, तो वो भी कंपैरेटिवली आपको 0.7 तक की कमाई देता है, और आपके पास कैश भी आ जाता है। और कस्टमर को जस्ट आप 5 मिनट के अंदर अंदर उसको पॉलिसी पेपर्स भी दे देते हैं, और ये हम लोगों का पैकेज इंश्योरेंस होता है, जिसमें कि जो गाड़ी का मालिक होता है उसके नाम पे 1 लाख का इंश्योरेंस, और जो थर्ड पार्टी है उसका 1 लाख का इंश्योरेंस, और फिर गाड़ी का सम इंश्योर्ड होता है। तो ये पैकेज हमारा इंश्योरेंस होता है और उसमें आप बहुत सुविधाजनक तरीके से गाड़ी का मेक डाल के, उसका वेरिएंट डाल के आप उसका कितना प्रीमियम अमाउंट होगा वो बता सकते हैं लोगों को, और आप इसका आसानी से इस माध्यम से कैश भी खड़ा कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये सारी फैसिलिटीज़ को आप सही तरह से लोगों को बताएं और इसका यूज़ करें, और अगर आप इन सारी सुविधाओं को सही तरह से यूज़ करते हैं तो आप महीने में आप निश्चित रूप से 15 से 20 हज़ार रुपये महीने में कमा सकते हैं, बशर्त है कि आप एक कुशल व्यवसायी की तरह काम करें और कुशल बैंककर्मी की तरह काम करें। आप बैंककर्मी बन के काम करें। आप अगर एक रूटीन बेस में अपने काम को चालू करते हैं, आप 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, क्योंकि बैंक से ज़्यादा आपको फैसिलिटीज देनी है। जब बैंक बंद हो जाए तो भी आपको सेवा देनी है, और बैंक खुलने से पहले आपको अपनी सेवाएं चालू करनी होगी, तब लोग आपके ऊपर अट्रैक्ट होंगे। और जनरली होता क्या है कि बैंक्स में लोग अपने काम को डिस्टर्ब करके जाते हैं काम करने के लिए, और आपको वो सुविधा देनी है कि जिससे कि वो उनका कोई काम डिस्टर्ब नहीं होते, वो बैंकिंग अपनी गतिविधियों को कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, और अगर आपको और किसी तरह की अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9801005212। और अगर आप बिहार में रह रहे हैं, आप पटना के समीप हैं, और आपको आने में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, तो आप हमारे ऑफिस में भी आके हमसे मिल सकते हैं। हमारा ऑफिस एग्जीबिशन रोड में लव कुश टावर के अपोजिट विंडसर होटल है, उसके बगल में नारायण प्लाजा है।
और नारायण प्लाजा के ठीक बगल में एक गली है, नारायण प्लाजा और अभिषेक प्लाजा के बीच में गली गई है, और वहाँ पे उसके ठीक सामने में आपको हरी आर्केड बिल्डिंग नजर आएगी, और उस हरी आर्केड बिल्डिंग में हमारा B2 हरी आर्केड हमारा ऑफिस है, और आप हमारे ऑफिस में आके मिल सकते हैं। हमारी ऑफिस सवेरे 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक खुली रहती है। आप कभी भी आप आके हमसे मिल सकते हैं, और जब भी आप आते हैं ऑफिस में, आपको हाथ का हाथ आप पूरा फॉर्म को भरते हैं और आपको डिवाइस आपको हैंड ओवर कर दिया जाता है। इसके साथ साथ आप अगर आप मिनी एटीएम की सुविधा अपने कस्टमर्स को देना चाहते हैं तो हम लोग पेनियर का मिनी एटीएम डिवाइस भी देते हैं, और अगर आप मिनी एटीएम और बैंकिंग दोनों लेते हैं तो आपको इसके लिए दोनों सुविधाएं मिल सकती हैं आपको हमारे यहाँ से। और आपको प्रति ट्रांजैक्शन 4 रुपये दिए जाते हैं मिनी एटीएम में, और उसमें आप 100 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक कस्टमर को दे सकते हैं। हम लोग जनरली प्रमोट करते हैं कि जो छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं वो आप मिनी एटीएम के माध्यम से करें, चूंकि आपको 100 रुपये में 4 रुपये मिल रहा है और 1000 रुपये में 4 रुपये मिल रहा है, और 3000 के ऊपर जो ट्रांजेक्शन है वो बायोमेट्रिक से आप करें, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छा इसमें आपको जो कमीशन हैं वो आपको प्रति 3000 4.5 रुपये मिलता है। और आप जैसे आपका 10,000 रुपये है, अगर आपको कोई 6,000 रुपये निकालने के लिए आया तो आपने उसको 3-3 हज़ार करके 2 बार दे दिया तो आपके 9 रुपये का कमीशन बन गया। अगर कोई 10,000 निकालने के लिए आया तो 5,000 करके 2 बार दे दिया तो भी आपका 9 रुपये कमीशन आया। और आप कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल दोनों भी इस तरफ से आपको कमीशन मिलता है। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।